Welcome to Concrete Technology Unit 2, Properties of Aggregates, and Lecture 1 in this unit, Introduction to Aggregates and its types, or we should say classification. So, in this session, we will see what is aggregate, okay, and then classification of the aggregate based on different parameters, okay, and then we will go for fine aggregate properties and coarse aggregate properties. Okay, that is the our main objective of this unit कि हमें प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं एग्रीगेट के। तो प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं तो ये किसके हिसाब से करना है आपको कि हम लोग एग्रीगेट को यूज करने जा रहे हैं कंक्रीट में, राइट। हम लोग एग्रीगेट को कंक्रीट में यूज करेंगे। जैसे हम लोग सीमेंट की बात कर रहे हैं तो सीमेंट का भी हम लोग कहाँ यूज करने वाले हैं, कंक्रीट में यूज करने वाले। तो ये पूरा जो आपका सब्जेक्ट है दैट इज कंक्रीट टेक्नोलॉजी। तो हम लोगों को अल्टीमेटली पहुंचना कहाँ पे है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट पे पहुंचना है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट तक पहुंचने के लिए हमें स्टेप्स बाय स्टेप आगे चलना होगा। और देखिए सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, सॉरी सीमेंट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट था और उसके बारे में समझना बहुत जरूरी था, बिकॉज जो केमिस्ट्री है कंक्रीट का वही केमिस्ट्री आपका किस में है, सीमेंट में है। सीमेंट का अगर केमिस्ट्री आप समझ गए, सीमेंट का जो हाइड्रेशन है, सेटिंग है, हार्डनिंग आप समझ गए, तो आप समझ जाइए कि कंक्रीट में स्ट्रेंथ कहाँ से आ रहा है, कंक्रीट सेट कैसे कर रहा है, या कंक्रीट हमारा एकदम रॉक लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है जिससे हमारा बिल्डिंग बन रहा है और बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स तैयार हो रहे हैं। तो वो चीज़ें हैं। तो इसमें मैं बताऊं कि आपका जो एग्रीगेट है, दैट एग्रीगेट की बात कर रहे हैं, तो एग्रीगेट भी काफ़ी मायने रखता है, राइट। चलिए मैं एक चीज़ दिखाऊं आपको। जैसे बात कर लें कंक्रीट की, जैसे हम लोग बात करते हैं, फिर से एक बार कर लेते हैं। तो कंक्रीट में कहें तो यहाँ पे आप लोग का तीन कंपोनेंट जो है बेसिक आपको दिखेगा। एक तो आपको यहाँ पे सीमेंट दिख रहा है जिसकी हमने चर्चा कर ली है। उसके बाद एग्रीगेट आता है जो दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट आप देखेंगे इसमें, ये चीज़ हो गया। एंड तब हमारा जो है वाटर हो गया। और अगर आप चाहते हैं तो यहाँ ऐड कर सकते हैं कि एड मिक्सचर्स भी इसका एक कंपोनेंट है, ठीक है, इफ रिक्वायर्ड। तो ये भी आता है इफ रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे जो एग्रीगेट है इसमें दो तरह का एग्रीगेट आपको जनरली यहाँ देखना होगा। एक तो हो गया फाइन एग्रीगेट, ठीक है। फाइन एग्रीगेट मैंने मतलब क्या है, जो जनरली आप देखते हैं जो बालू होता है, सैंड होता है, दैट इज द फाइन एग्रीगेट। और एक हो गया आपको कोर्स एग्रीगेट। तो एक ओवरव्यू आप यहाँ पे समझ लीजिए। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जैसे सैंड की हम बात करते हैं जो आप जनरली देखते होंगे, और ग्रेवल जो गिट्टी की बात करते हैं, बालू और गिट्टी। तो ये चीज़ आपको काफ़ी सुना होगा आपने। यही है गया आपको एग्रीगेट, दिस इज द एग्रीगेट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इसका साइज है अगर कहा जाए तो दिस इज लेस देन, जो भी एग्रीगेट फाइन होते हैं उसका मतलब लेस देन 4.75 mm जो है, इससे अगर बिलो है तो उसको हम लोग बोल देंगे फाइन एग्रीगेट है। और इससे अगर एबव साइज का है तो बोल सकते हैं उसको कि आपका कोर्स एग्रीगेट है, ठीक है। तो इसके बिलो होगा तो आप समझिए फाइन एग्रीगेट के, इसके ऊपर है तो कोर्स एग्रीगेट है। इतना आप बस इतना अभी समझ के चलिए। उसके बाद बात की जाए तो ये कंक्रीट में इसका क्या फंक्शन है अगर देखेंगे, तो अगर मैं सीमेंट का आपसे पूछूं तो सीमेंट का क्या फंक्शन होगा, राइट। तो सीमेंट का फंक्शन मुझे बताइए आप लोग क्या होगा। सीमेंट जो क्या है सब ये मतलब बॉन्डिंग मटेरियल एक प्रकार का ये काम करता है, ये मतलब एक दूसरे को बॉन्ड करने का ये काम हाँ, करता तो है। इसको हम लोग बोल नई सकते हैं चीजों को दिस इज बाइंडिंग मटेरियल, बोल सकते हैं, नहीं बाइंड करने के लिए काम आता है आपको। तो ये बाइंडिंग मटेरियल हो गया, ठीक। तो बाइंडिंग करने के लिए हमको सिर्फ सीमेंट से काम नहीं चलेगा, सीमेंट में हमको पानी मिलाना पड़ेगा, राइट। तो सीमेंट प्लस वाटर को आप एक जगह रख सकते हैं। सीमेंट प्लस वाटर, जो आपका सीमेंट पेस्ट बन गया, इसको हम लोग एक साथ ले लेते हैं। और एक तरफ हम ले लेते हैं आपका जो एग्रीगेट पार्ट है, ये पार्ट है। तो दो चीज़ें, ठीक है, ये दो चीज़ें एक तरह से आप ओवरऑल आप अब आके देख लेते हैं ऊपर आके। तो दो चीज़ें आपको दिखेंगी, एक सीमेंट पेस्ट और हमारा एग्रीगेट। अब एग्रीगेट में दोनों चीज़ आ रही है, ठीक है, एक फाइन आ रहा है, एक कोर्स आ रहा है। तो दोनों का क्या फंक्शन हो सकता है। तो जो फाइन एग्रीगेट है उसका क्या फंक्शन है, ये किस तरह काम करता है। जैसे मान लीजिए बड़े बड़े पार्टिकल्स को आप ज्वाइंट करेंगे सीमेंट से, ठीक है, ये बिगर पार्टिकल्स है, बड़े बड़े पार्टिकल्स है, इसको मान लीजिए आप कंक्रीट में लेके जाएंगे तो सेट तो करेगा,
लेकिन बहुत सारा वॉइड्स रह जाएगा, ठीक है, बीच में मतलब क्या रह जाएगा, जगह रह जाएगा, खाली जगह रह जाएगा, उसको वॉइड बोल रहे हैं, वॉइड। तो वॉइड नहीं रहना चाहिए ना, वॉइड रहेगा तो हमारा क्या होगा, उसका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा आपका कंक्रीट जो है, क्योंकि उसका डेंसिटी घट जाएगा, ठीक है। तो उस कारण क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं आएगा उस तरह का। इसलिए यहाँ पे क्या है कि हमको फाइन एग्रीगेट का भी यूज करना है, ताकि ये जो वाइड है ना, ये सब भर जाए, ये सब फिल हो जाए, और कंक्रीट हमारा एकदम कॉम्पैक्ट कंक्रीट तैयार हो, एकदम कॉम्पैक्ट जो है कंक्रीट हमारा तैयार हो जाए, राइट। इस तरह से आपको कंक्रीट का कुछ सिंबल आप पढ़े होंगे कभी, ठीक है। तो ये चीजें आपको करनी है कि कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर हमारा बने। तो जो आपका फाइन एग्रीगेट है, इसका जो रोल है, दिस इज लाइक अ फिलर, ये फिलर का रोल काम करता है, फिल करता है, ठीक है, वाइड को जो है नहीं रहने देता है। तो ये कॉम्पैक्टनेस बढ़ाता है आपको कंक्रीट का, समझिए। और ये क्या होता है, इनर्ट होता है। इनर्ट मतलब क्या होता है कि ये रिएक्टिव नहीं है, ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, मतलब ये रिएक्शन नहीं करेगा। जैसे कि सीमेंट की बात करें तो सीमेंट जो है काफ़ी रिएक्टिव है, ठीक है, सीमेंट का तो हाइड्रेशन होता है, ठीक है, यही तो स्ट्रेंथ आता है हाइड्रेशन के कारण। तो रिएक्शन जो भी हो रहा है वो सीमेंट से होता है, सीमेंट प्लस वाटर से। और ये सब क्या है, एक तरह से इसी में ट्रैप हो रहा है, इसी में बाइंड हो रहा है, सीमेंट पेस्ट के अंदर वो बाइंड हो रहा है। अब हम बात कर लें जो कोर्स एग्रीगेट है, जो ग्रेवल है, इसकी बात करें कि ये क्या रोल करेगा। तो ये एक तरह से समझिए कि ये क्या कर रहा है, आपको स्ट्रेंथ दे रहा है। जो आपका एग्रीगेट है जितना अच्छा होगा, जितना हार्ड होगा, जितना ड्यूरेबल होगा, उतना अच्छा आपका कंक्रीट बनेगा, ठीक है। तो ये आपको स्ट्रेंथ भी दे रहा है एक तरह समझिए। तो स्ट्रेंथ मतलब क्यों दे रहा है, बिकॉज कि आपके पास सीमेंट तो स्ट्रेंथ देता है, ठीक है, वो बाइंड करता है। अगर मान लीजिए खाली हम सीमेंट ही यूज करेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा बहुत पैसा लग जाएगा, राइट। तो हम लोग वो कर नहीं पाएंगे, हम लोग बिल्डिंग नहीं बना पाएंगे। तो एक तरह से इसका यूज करके प्लस स्ट्रेंथ, जो आपका जो भी ग्रेवल आ गया, तो ये काफ़ी हार्ड होगा और ड्यूरेबल होगा। इससे क्या हो जाएगा, आपको स्ट्रेंथ मिलेगा, आपको कंक्रीट का, राइट, कंक्रीट को मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं कि ये इसका हार्डनेस, इसका टफनेस जो है काफ़ी काम आता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज अगर पढ़िएगा कोर्स एग्रीगेट का, तो वहाँ पे ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो कोर्स एग्रीगेट है वो स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग कोर्स एग्रीगेट को आपको यूज करना है, ठीक, ऐसा नहीं कि वो तुरंत टूट जाए। तो इसीलिए इसका एक स्ट्रेंथ होता है जिसको बोलते हैं क्रशिंग स्ट्रेंथ। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ हम किसका देखते हैं जनरली, तो वो है कोर्स एग्रीगेट। तो जो कोर्स एग्रीगेट होगा उसका क्रशिंग स्ट्रेंथ हमारा अच्छा होना चाहिए, राइट। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ जो है वही आपको इम्पार्ट कर रहा है वो कंक्रीट में। तो इसके कारण हमारा कंक्रीट भी स्ट्रांग होगा, क्योंकि मैक्सिमम परसेंट में बताऊं आपको उसमें क्या रहता है, सबसे ज्यादा परसेंट में उसमें क्या रहता है, तो वो है कोर्स एग्रीगेट, राइट। अगर मैं एक मिक्सचर की बात कर लूं, जैसे इस तरह से मान लीजिए कोई मिक्सचर है, तो इसकी अगर बात करें तो ये सीमेंट है, ठीक है, पहला जो देख रहे हैं आप, इसको बोलिए तो ये सैंड हो गया, और ये हो गया आपको ग्रेवल, ठीक है। इसको हम लोग कोर्स एग्रीगेट बोल सकते हैं, इसको हम लोग फाइन एग्रीगेट बोल सकते हैं। तो समझिए कि सबसे ज्यादा इसमें कौन सा है, तो आपको सबसे ज्यादा है ग्रेवल, कोर्स एग्रीगेट, राइट। तो ये चीजें हैं, ये प्रोपोर्शन है जो आगे चल के हम लोग कंक्रीट के चैप्टर में डिस्कस करेंगे इन चीजों को। और तो ये चीजें समझ में आई, थोड़ा बहुत फंक्शन समझ में आया, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और सीमेंट का, क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं और स्टार्ट करते हैं कि हमारा एग्रीगेट क्या है, उसके इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। तो अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, और सबसे पहली चीज देखते हैं कि क्या है हमारा एग्रीगेट, क्या होता है। तो आप समझिए जो भी एग्रीगेट आप देख रहे हैं ये कहाँ से हमें मिल रहा है। तो अगर सोर्स की बात की जाए तो मुझे लगता है बहुत लोगों को पता भी होगा। तो कैन यू प्लीज टेल मी कि इसका सोर्स क्या है, कोई एक दो आदमी बताइए। रॉक सर। रॉक सर। हाँ बिल्कुल, तो ये कहाँ से आ रहा है, रॉक से आ रहा है। मतलब जहाँ पे रॉक होगा, पत्थर का डिपॉजिट होगा, रॉक बेड उसको बोलते हैं। तो जो रॉक बेड होते हैं वो क्या है, एक डिपॉजिट्स हैं। तो ये जो रॉक फॉर्मेशन हो रहा है, आप अगर रॉक फॉर्मेशन की बात करेंगे तो ये क्या होता है जनरली, जो रॉक्स भी होते हैं वो डिपेंड करते हैं किस तरह से फॉर्म हो रहा है। तो आपने देखा होगा तीन टाइप के रॉक्स आपने पढ़े होंगे, देर आर थ्री काइंड्स ऑफ रॉक्स, नेमली इग्नेशियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। आपने ये देखा होगा, राइट, कहीं पढ़ा होगा। तो दिस क्लासिफिकेशन आर बेस्ड ऑन जो उसका मोड है, मतलब फॉर्मेशन का, उस पर बेस्ड है, मतलब किस तरह से वो बना है। अगर बात की जाए तो अगर रिकॉल करें उस चीज़ को, तो जो इग्नेशियस रॉक्स हैं वो कैसे बनते हैं, तो बाय द कूलिंग ऑफ मोल्टेन मैग्मा और लावा एट द सरफेस ऑफ
क्रिस्ट, राइट, और डीप बीनेथ द क्रिस्ट, जो ग्रेनाइट वगैरह बोलते हैं आप, या बेसल्ट बोलते हैं, ये सब चीज़ें क्या है, ये सब इग्निशियस रॉक्स हैं। तो ये चीज़ें फॉर्म होते हैं। तो इग्निशियस रॉक्स क्या है, जो भी आपका लावा या मैग्मा जो अर्थ से निकल के ऊपर आके डिपॉजिट हो जाते हैं, तो वो चीज़ें है। तो ओरिजिनली जो भी है वो इग्निशियस रॉक्स है, एंड धीरे धीरे वो सब क्या है, अंडर जो वेदरिंग एक्शन है, कुछ प्रेशर है, विंड है, इन चीज़ों के कारण वो क्या होता है, कुछ सेडिमेंट्री, कुछ मेटामॉर्फिक, इस तरह की चीज़ें हो जाती है, जो टेम्परेचर का चेंजेस के कारण मेटामॉर्फिक रॉक्स हो गया, ये हो गया, तो ये चीज़ें हैं। तो जस्ट रिकॉल है ये, तो आप लोग ये जानते होंगे, मैं ये मान के चलता हूँ कि आप जानते होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो एग्रीगेट आर द इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंक्रीट। आप समझ चुके होंगे, बिकॉज जो एग्रीगेट है, सबसे ज्यादा परसेंट कंक्रीट में अगर कोई भी चीज है तो दैट इज एग्रीगेट, राइट। सो एग्रीगेट गिव बॉडी टू कंक्रीट एंड मेक इट इकोनॉमिकल। आप बताइए इकोनॉमिकल क्यों बना रहा है, क्योंकि जो आपका एग्रीगेट है उसका जो आप जो वैल्यू है, या जो कॉस्ट है, वो क्या है आपका, लेस देन सीमेंट है ना। सीमेंट से ये कम लागत का है, तो इसलिए क्या हो जाता है कि ये फायदा दे रहा है आपको। कंक्रीट जब बनाइएगा तो लार्ज वॉल्यूम में आपको एग्रीगेट यूज करना है, ना कि सीमेंट यूज करना है, इसीलिए ये इकोनॉमी बढ़ जाएगा। तब मान लीजिए अगर आपको लार्ज अमाउंट में सीमेंट यूज करना होता तो बहुत ज्यादा पैसा हम लोगों का लगता कंस्ट्रक्शन करने में, कंक्रीट बनाने में, तो वो इकोनॉमिकल नहीं रह पाता। तो एग्रीगेट जो है हमारा, ये कंक्रीट को इकोनॉमिकल बनाता है, ये भी आप समझ सकते हैं यहाँ से। ऑलमोस्ट ऑल नेचुरल एग्रीगेट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम क्यूरिंग रॉक बेड और डिपॉजिट्स, राइट। देर आर मेनली थ्री काइंड्स ऑफ रॉक बेस्ड ऑन मोड ऑफ इट्स फॉर्मेशन, इग्निशियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, ये रॉक्स होते हैं। As the igneous rock is one of the widely occurring type of rocks on the face of earth, right? मतलब जो igneous rocks है वो क्या है, बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है अर्थ पे। तो इस कारण से क्या है आपका जो मतलब मैक्सिमम आप समझिए बल्क ऑफ द एग्रीगेट, बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ जो कंक्रीट एग्रीगेट है वो कहाँ से आ रहा है, तो वो इग्निशियस ओरिजिन का है, इग्निशियस रॉक्स को ब्रेक करके उससे बनाया जा रहा है। तो जनरली होता क्या होगा अगर आप सोचे, तो ये क्या होता होगा, जहाँ पे भी क्वेरिंग साइट है, जहाँ पे भी डिपॉजिट हैं इस तरह के रॉक्स डिपॉजिट, वहाँ पे क्या होता होगा कि वहाँ पे क्वेरिंग करते हैं, राइट। जो वहाँ पे एक प्रोसेस है आपको क्वेरिंग करने का, जो ब्लास्टिंग का प्रोसेस है, ठीक है, उसको निकालने का प्रोसेस है, काटने का प्रोसेस है, तो वो चीज़ें, तो उसको क्वेरिंग बोल रहा है। तो क्वेरिंग साइट से ये क्या करते हैं हम लोग, एग्रीगेट को लेके आते हैं। अब मान लीजिए वहाँ से क्या होगा, बिगर साइज पार्टिकल्स हम उठा के लेके आते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा पार्टिकल उठा के लाते हैं, फिर इसको क्या करेंगे, फिर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको क्रशिंग करेंगे। तो इसके बाद इसका प्रोसेस क्या है आपको, क्रशिंग, तो वो वहां से हम लोग करेंगे ब्लास्टिंग, जहाँ क्वेरिंग है, क्वेरिंग करके ट्रांसपोर्टेशन करके साइड पे लाएंगे, और वहाँ पे क्रशर्स लगे होते हैं, बड़े बड़े क्रशर्स आप लोग देखे होंगे अगर किसी फैक्ट्री में आप कहीं गए हो, और नहीं गए हैं तो आप समझिए वहाँ क्या होता है कि वहाँ पे क्रशर लगा होता है, प्लस वहाँ पे एक सीविंग सिस्टम रहता है, राइट। तो अलग अलग वहाँ पे शेप एंड साइज के एग्रीगेट को भी वहाँ पे क्लासिफाइड कर लिया जाता है, अलग अलग स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है, सेग्रीगेशन भी हो जाता है कि अलग अलग पार्टिकल को अलग अलग जगह पे रखा जा रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए फाइन एग्रीगेट निकलेगा तो फाइन पे भी, क्योंकि कुछ कुछ जो एग्रीगेट होते हैं, सैंड होते हैं, वो मैन्युफैक्चर सैंड होते हैं, आर्टिफिशियल सैंड होते हैं। तो वो क्या होता है, मान लीजिए आप रॉक को ग्राइंड कर दिए पूरा, तो बहुत फाइन बन जाएगा। अगर वो 4.75 से बिलो हो गया तो मैन्युफैक्चर सैंड हो गया, वो भी एक सैंड होता है। एक रिवर सैंड होता है जो आप नेचुरली, जो आप लोग देखते होंगे यहाँ पे, जो हम लोग यूज कर रहे हैं घरों में, आप लोग देखते होंगे जो बालू होता है, जनरली वो कहाँ से आ रहा है, अभी रिवर बेड से आ रहा है, रिवर से, रिवर के नीचे जो है बेड में जो है उसको जम जाता है, जो पानी रहता है नदी में उसके नीचे बेड में, वहाँ पे आपको बालू का डिपॉजिट मिलता है, तो वहाँ से आ रहा है। तो ये ओरिजिनली है क्या, ये है एक तरह का रॉक ही, रॉक से ही तैयार हो, क्या है, रॉक का ही डिटोरिएशन होते होते वो फाइन फाइन पार्टिकल आपको दिख रहा है। चलिए, तो और आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ देखेंगे एग्रीगेट्स यूजुअली ऑक्युपाई 70 to 80% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, और कभी कभी आप देखेंगे यहाँ 65 to 80 भी लिखा हुआ, तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट डेटा समझिए, यही रेंज है जिस हिसाब से रहता होगा। Hence, the properties of aggregates affect the properties of concrete considerably। तो ये एकदम होगा, क्योंकि हमारा जैसा एग्रीगेट यूज करेंगे उस तरह का हमारा कंक्रीट बनेगा, राइट। एक तो ये डिपेंड करेगा प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट सीमेंट पे, और उसके बाद डिपेंड करेगा प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट पे, ठीक है। और फिर आगे जाइएगा तो फिर समझिएगा कि हाँ प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर पे भी डिपेंड करेगा,
प्रॉपर्टीज ऑफ एडमिक्सचर पे भी डिपेंड करेगा। तो जितने सारे कंपोनेंट हैं कंक्रीट के उन सब पे ये डिपेंड करता है। तो जो प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट होंगे वो बिल्कुल इफेक्ट करेंगे जो हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरह के एग्रीगेट हो सकते हैं। तो इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, डायरेक्टली प्रॉपर्टीज पे नहीं चलते हैं, जस्ट छोटा सा क्लासिफिकेशन देखेंगे, ओवरव्यू कर रहे हैं इस चीज़ को। तो देखिए जो क्लासिफिकेशन है हम लोग एग्रीगेट का अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सबसे जो पहला दिख रहा होगा बेस्ड ऑन जियोलॉजिकल ओरिजिन, मतलब ये कैसे बना है, सोर्स पे, मतलब बेस्ड ऑन सोर्स, आप बोलिए सोर्स पे बेस्ड जो है हमारा एग्रीगेट किस तरह का होगा। तो एक अगर नेचुरल सोर्स से आया तो उसको हम लोग नेचुरल एग्रीगेट बोलेंगे। एक अगर हमारा आर्टिफिशियल, मतलब क्या होता है जिसको हम लोग बना रहे हैं, प्रोसेस्ड कर रहे हैं वो चीज़ें, ठीक है, तो नेचुरल हो सकता है, आर्टिफिशियल हो सकता है, दो तरह का एग्रीगेट आपको मिलेगा। तो जो भी चीज़ें मान लीजिए जो रिवर से आ रही हैं या जो भी आपको नेचुरली प्राप्त हो रहे हैं वो सब नेचुरल एग्रीगेट हो जाएंगे। आर्टिफिशियली मतलब कहने का हो गया कि कहीं कहीं क्या होता है जो ब्रिक बैग्स होते हैं ना, मतलब ब्रिक है, टूटा फूटा ब्रिक है उससे बनता है, कुछ रिसाइकल्ड जो होते हैं कंक्रीट उससे बनता है। ठीक है, तो वो भी एग्रीगेट आता है, आर्टिफिशियल एग्रीगेट में आता है, तो इसका भी कहीं कहीं यूज होता है। तो ये अब मैं बताऊंगा आगे चल के। तो जनरली जो आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द केसेज में आपको नेचुरल एग्रीगेट्स का यूज किया जा रहा है। ठीक है, उस पर लोगों का बिलीव बन गया है ना, आर्टिफिशियल में लोग कम ये रहते हैं। चलिए, तो इसके बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। अभी जस्ट ये देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया है और नंबर्स क्या हैं। तो एक तो ये हो गया जिसमें दो तरह से क्लासिफाई किया गया है, एक आपका बेस्ड ऑन साइज, एक फाइन एग्रीगेट एक कोर्स एग्रीगेट हो गया। अगर साइज बिलो 4.75 है तो फाइन, अगर एबव 4.75 है तो उसको कोर्स बोलेंगे। ठीक है, नीचे होगा तो फाइन, ऊपर होगा तो कोर्स। उसके बाद बेस्ड ऑन शेप, मतलब उसका जो शेप साइज है, मतलब जो आकार है, ठीक है, शेप, तो उसके शेप पे डिपेंडिंग हम लोग अलग अलग तरह के यहाँ एग्रीगेट बोल सकते हैं। कुछ होगा कि राउंडेड हो सकता है, ठीक है, राउंडेड मतलब क्या होता है, गोलाकार गोल होगा। इरेगुलर हो सकता है, जो मानिए गोल नहीं है, इरेगुलर है, ठीक है, जिसमें क्या है ऊपर नीचे कहीं आपको दिखेगा उसके सरफेस पे, तो वो चीज़, वो राउंड नहीं है, गोल नहीं है, तो वो चीज़ हो सकती है। एंगुलर हो सकता है, ठीक है, एक एंगुलर हो सकता है, शार्प एजेस हो सकते हैं, और उस तरह के देखेंगे आपको डेफिनेशन में बताऊंगा इसको। उसके बाद फ्लैकी एंड एलोंगेटेड एग्रीगेट्स भी हो सकते हैं। फ्लैकी मतलब जिसका थिकनेस बहुत कम हो, एलोंगेटेड मतलब जिसका लेंथ बहुत ज़्यादा हो, एग्रीगेट ऐसा ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं और आगे। उसके बाद एक और क्लासिफिकेशन आप देखेंगे बेस्ड ऑन यूनिट वेट, जो उसका डेंसिटी है, ठीक है, उसी को यूनिट वेट बोल रहे हैं एक तरह से। तो जो उसका यूनिट वेट है उसके हिसाब से अगर देखिएगा आप लोग, तो आपको एक मिलेगा नॉर्मल वेट एग्रीगेट, एक हैवी वेट एग्रीगेट और लाइट वेट एग्रीगेट। तो सबसे ज़्यादा आप जो देख रहे हैं दैट इज नॉर्मल वेट एग्रीगेट, जो आप लोग देख रहे हैं, जो यूज कर रहे हैं। ये सब स्पेशल केसेज है और स्पेशल केसेज में ही यूज होते हैं, राइट। चलिए, अब वन बाय वन इन चीज़ों को एक बार देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? बताइए यस सर। कितने तरह से क्लासिफिकेशन हमने किया है? चार। चार तरीके से किया है, राइट, चार तरीके से हम लोग ने किया है। तो सबसे पहले जो यहाँ देख पा रहे हैं ये दोनों जो है किसके बेसिस पे किया है हमने, ये जो दोनों आपको दिख रहा है, जियोलॉजिकल ओरिजिन के बस। ओरिजिन और जियोलॉजिकल ओरिजिन हो गया, सोर्स हो गया, उसके बेस पे हमने इसको दो तरह से क्लासिफाई किया है, जिसमें एक है नेचुरल एग्रीगेट्स। So these are naturally occurring aggregates obtained from quarrying rock bed and crushing it to desired size length, मतलब जिस तरह का हमको चाहिए उस तरह का साइज रेंज में इसको क्रश करके बना लेते हैं, सीव करके बना लेते हैं, राइट। यहाँ पे एक चीज और लिख दीजिएगा, क्रशिंग एंड कर दीजिए, एंड सीविंग, वहाँ पे सीविंग भी किया जाता है, सीव करके ना अलग अलग साइज में बनाएंगे तो वो भी चीज वहाँ पे रहेगी। Some example of natural aggregates are sand, gravel, crushed rock, as granite हो गया, quartized हो गया, basalt हो गया, sandstone हो गया। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब नेचुरल एग्रीगेट्स है, ठीक है। तो मेन तो यही कंक्रीट में ज्यादातर देखे होंगे आप लोग, ठीक है। तो जो भी यूज अभी देख रहे हैं आप वो नेचुरल एग्रीगेट्स है। अगर आगे बढ़ते हैं देखते हैं आर्टिफिशियल एग्रीगेट क्या है। तो दीज आर आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड और प्रोसेस्ड एग्रीगेट्स, राइट। Some examples of aggregates are broken bricks,
एयर कूल्ड स्लैग जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद फ्लायर्स जो होता है, सेंटर्ड फ्लायर्स, जो फ्लायर्स मान लीजिए जो नीचे गिर जाता है, ठीक है, वो चीज़ हो गया, एक तरह से बॉटम एस वगैरह। उसके बाद और कुछ क्ले होता है, ब्लोटेड क्ले बोलिए, रिसाइकल एग्रीगेट बोलिए, तो ये सारी। इसको बस आप लोग क्या कीजिए, एक छोटा छोटा डेफिनेशन इसको लिख लीजिए कॉपी में, कि अगर क्वेश्चन आता है तो आप एग्जाम में लिख पाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद अगर बेस्ड ऑन साइज की बात करें, ठीक, साइज की बात करें मतलब क्या हुआ कि उसका जो मीन डायमीटर है उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। तो जनरली जो होता है आपका कोई स्फेरिकल एग्रीगेट तो होगा नहीं, फिर भी हम उसको एवरेज जो डायमीटर होगा उसके बेस पे उसका हम लोग डायमीटर निकाल रहे हैं, राइट। मतलब कोई किस साइज का है, देखिए यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा, अलग अलग तरह के शेप साइज दिख रहे होंगे। तो सब जो है स्फेरिकल नहीं है, सब अलग अलग साइज का है, आपने देखा भी होगा। तो इसको हम लोग क्या जनरली करते हैं, अगर हमको साइज क्लासिफिकेशन करना है तो हम लोग को सीप का यूज करना होगा। तो जब भी क्लासिफिकेशन की बात करेंगे साइज के हिसाब से, तो हम लोग को सीव यूज करना पड़ेगा। जो सीव हमको इंडियन स्टैंडर्ड सीव होते हैं उसका यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इस सीव के हिसाब से हम लोग कर सकते हैं कि कौन किस तरह का एग्रीगेट है। तो मान लीजिए अगर आपके पास 4.75 mm, ये अगर सीव आपके पास मौजूद है, तो आप क्या कर सकते हैं कि इस सीव में आप किसी भी एग्रीगेट को उठा के रखिए, और अगर इससे वो पास कर रहा है, इसका मतलब आप समझिए कि वो एग्रीगेट जो है फाइन एग्रीगेट है, मतलब निकल गया उससे, उस सीव से, उस छन्नी से, तो फाइन हो गया। और मान लीजिए उस पर अगर रिटेन कर गया, रुक गया, रह गया और नीचे नहीं जा पाया, तो वो क्या आपका कोर्स एग्रीगेट है, ठीक। अब एक साइज रेंज की बात करें फाइन एग्रीगेट की, तो वो क्या है आपको, तो 4.75 mm से लेके 75 माइक्रोन, ठीक है, एकदम 75 माइक्रोन से लेके आपको 4.75 तक आपको दिखेगा। इस रेंज में आपको जो भी सैंड है वो दिखता होगा, ठीक है। उसके नीचे जाएंगे और तो हम लोग क्ले में चले जाएंगे, सिल्ट में चले जाएंगे और नीचे चले जाएंगे, तो ठीक है। इससे और फाइन जाएंगे तो वो क्ले में चले जाएंगे हम लोग, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 75 से लेके 4.75 का जो रेंज है, जनरली ये जो रेंज होता है तो उसको हम लोग फाइन एग्रीगेट बोल रहे हैं, राइट। उसके बाद जो फाइन एग्रीगेट होते हैं, आप समझिए नेचुरल सैंड हो गया, क्रश स्टोन सैंड हो गया, या जो भी। तो सैंड में जनरली क्या देखेंगे, फाइन एग्रीगेट में देखेंगे क्या हम लोग, एक तो रिवर सैंड जो है, ये ज़्यादातर आप देखते होंगे, ठीक है। एक बोलते हैं एम सैंड, मैन्युफैक्चर सैंड, जो क्या होता है रॉक को क्रश करके बनाया जाता है, उसको हम लोग मैन्युफैक्चर सैंड भी बोलते हैं। वो भी किस में आएगा, तो फाइन एग्रीगेट में आएगा, क्योंकि उसका साइज जो है जो हमारा इस रेंज में आ रहा है इन दोनों के बीच में, वो हमारा फाइन एग्रीगेट है, ठीक है। बेसिक क्लासिफिकेशन आप इतना समझिए बस। उसके बाद अगर कोर्स एग्रीगेट की बात करें, तो इन कोर्स एग्रीगेट द एग्रीगेट मोस्ट ऑफ विच पासेस 80 mm ISC एंड रिटेन ऑन 4.75 mm IST। मतलब इसका जो साइज रेंज आप देखिए, 4.75 mm पे रिटेन करेगा, सब रुक जाएगा इसके ऊपर, और पास किसको करेगा, तो 80 mm को। तो ये जो है इस रेंज का अगर होगा, आप समझिए 80 से लेके 4.75 mm के बीच का होगा, तो ये आप समझिए कि कोर्स एग्रीगेट का है, ठीक है। तो 80 mm समझिए कितना बड़ा होगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। 8 सेंटीमीटर आप समझ सकते हैं कितना बड़ा बड़ा हम कोर्स एग्रीगेट की बात कर रहे हैं। आपने रोड में देखा होगा यूज होता हुआ, देखा है क्या किसी ने? यस सर। तो जो सबसे ऊपर का साइज दिख रहा होगा 80 mm क्लोज, ये सब क्या है रोड में यूज देखते होंगे आप लोग, ज़्यादा यूज होता है। कंक्रीट में इतना ज़्यादा यूज नहीं होता है कि 80 mm का यूज करें। कंक्रीट में आप देखेंगे तो 10 mm से आप देखिए 20 mm का बीच का रेंज बहुत ज़्यादा यूज होता है, या 20 से लेके 40 mm तक का भी यूज किया जाता है। तो इससे ज़्यादा यूज और नहीं होता है, ठीक। आपको ये ज़्यादा यूज रहेगा। तो जो भी बोल्डर्स वगैरह, इसको बोलते हैं बॉल्डर, जो जब तक बड़ा बड़ा जो भी और एग्रीगेट होता है उसको बोलते हैं बॉल्डर्स, ठीक है। BOULDER, बॉल्डर बोलते हैं जो बहुत बड़ा होता है, 80 mm का साइज का बोलिए या 60 से ऊपर का जो भी है, बॉल्डर बोल सकते हैं। तो इसका क्लासिफिकेशन और फर्दर हम लोग देखेंगे जब साइज पढ़ेंगे, एक एक करके जब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी देखेंगे। तो अभी जस्ट एक क्लासिफिकेशन है,
तो आप समझ लीजिए कि जो 4.75 से ऊपर का जो भी है, ठीक है, वो आपका कोर्स एग्रीगेट है। तो जो आपका फाइन एग्रीगेट है वो फिलर मटेरियल की तरह काम करता है, एक लाइन यहाँ लिखा हुआ दिख रहा हो आपको। और जो कोर्स एग्रीगेट है ये क्या है, स्ट्रेंथ देता है कंक्रीट को, ये मैंने पहले भी बताई आपको। चलिए अब हम लोग आते हैं, ये तो दो तरह क्लासिफिकेशन आपने देख लिया, बेस्ड ऑन ओरिजिन और बेस्ड ऑन साइज। एक और आप देखेंगे, ये जो फिगर आप देख पा रहे हैं ये आपको बुक में है, एमएस की बुक है, उसमें है ये फिगर। इसमें देखिएगा कि अलग अलग शेप का यहाँ पे दिखाया जा रहा है। जो ये देखिएगा दिस इज कॉल्ड राउंडेड, क्योंकि आप देखेंगे ये क्या है, राउंड शेप का है ना, तो ये राउंडेड बोला जाता है इसको, राइट, राउंडेड एग्रीगेट बोलेंगे। इसको हम लोग बोलेंगे फ्लैकी, ठीक है, फ्लैकी एग्रीगेट बोलते हैं, क्योंकि इसका थिकनेस बहुत कम होता है। देखिए थिकनेस बहुत कम है इसका, राइट। और एलोंगेटेड एक होता है, एलोंगेटेड क्या होता है, जिसका ये जो है ये ज़्यादा होगा, ये लेंथ ज़्यादा है, थिकनेस कम है, मीन डायमीटर जो इसका निकालिएगा उससे ये लेंथ बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए। उसके बाद ये जो है क्रस्ट कंक्रीट दिख रहा हो आपको, तो ये एग्रीगेट कौन सा है आप देखेंगे तो ये एंगुलर जो भी चीज़ें होती है, एंगुलर हो गया, क्यूबिक हो गया, वो चीज़ें आपको दिखेंगी। सॉरी ऐसे नहीं दिखेगा, दो तरह की चीज़ आपको दिखेंगी, एक तो एंगुलर, एंगुलर कोर्स एग्रीगेट आपको दिखता होगा, एक आप क्यूबिक कोर्स एग्रीगेट की बात हम लोग करेंगे आगे चल के। तो ये चीज़ें हैं, चलिए इसको देखते हैं क्लासिफाई करके अलग अलग। तो देखिए यहाँ पे ये जो है बेस्ड ऑन शेप का क्लासिफिकेशन है, हम उसको शेप साइज के हिसाब से क्लासिफाई किए हैं। तो जो राउंडेड एग्रीगेट आपने देखे, तो राउंड एग्रीगेट कौन सा हुआ, जिसका सरफेस देखिएगा पूरा राउंड है, उस तरह का जो भी एग्रीगेट है उसको राउंड एग्रीगेट बोल रहे हैं। तो ये बना कैसे है, दीज आर फुल्ली वाटर बॉन्ड एंड और कम्प्लीटली सेव्ड बाय एट्रीशन। वाटर बॉन्ड करने का मतलब क्या हुआ कि जो रिवर बेड है वहाँ पे भी ये चीज़ें मिलेगी आपको, या जहाँ पे भी मानिए रॉक रॉक एरिया है, मान लीजिए डिपॉजिट्स है, और जहाँ पानी जो होता है ना, जो वाटर बॉडीज है वहाँ पे रिजर्वायर है, ये चीज़ें हैं, उस तरह में ज़्यादातर राउंडेड मिलता है। बिकॉज अब क्या होता है कि जो वो प्रेशर है, ठीक है, एट्रिशन बाय एट्रिशन का मतलब क्या हुआ, जो बाहरी फोर्स है, जो प्रेशर है, जो वहाँ वेदरिंग एक्शन है, इन चीज़ों के कारण क्या है, इसका शेप साइज जो है थोड़ा राउंड हो गया है। तो ये होता है, कुछ कुछ जगह आप देखिएगा कि कुछ कुछ ग्रेवल का साइज आपको राउंडेड में मिलेगा, तो ये इसी तरह का है। क्योंकि जो रिवर में होता है सीशोर ग्रेवल वगैरह है वो राउंड शेप में ज़्यादातर दिखेंगे आपको। डिजर्ट या सीशोर और विंड ब्लोन सैंड्स वगैरह जो है वो राउंडेड ज़्यादातर रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको रिवर और सी शोर जो होता है समुद्री तट में ये ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है, रिवर बेड में ये ज़्यादा मिलते हैं, ओके। तो ये उस तरह के ग्रेवल है जो राउंडेड पाए जाते हैं। ये आपने फील किया होगा, और किसी ने किसी के आसपास मान ली नदी हो और कभी आप लोग कभी नदी में जाते हो, नहाते हो या यूज करते हो रिवर का, हम लोग तो करते थे अपने समय में। तो आप लोग देखते हो कि नीचे जो है आपको पैरों के नीचे अगर आप देखेंगे रिवर बेड में, रिवर बेड का मतलब क्या, सतह, जो नदी का सतह है नीचे, वहाँ पे देखे होंगे तो आपको कुछ राउंडेड राउंडेड पार्टिकल्स दिखा होगा, राउंडेड मटेरियल दिखा होगा। वो सब भी क्या है, एक तरह का एग्रीगेट ही हुआ। किसी ने देखा है ये चीजें? सर देखिए बालू में भी होता है हाँ सर। सर, बालू जो निकलता है ना सर, उसी के हाँ साथ में ये सब हाँ, भी उसमें भी होता है, ठीक है। तो वो काफी राउंडेड रहता है। तो जनरली जब मान लीजिए अगर रॉक को आप क्रश कीजिएगा तो आपको राउंडेड नहीं मिलेगा, ठीक है, रॉक को जो क्रश कीजिए तो राउंडेड नहीं मिलेगा। तो दिस इज एक्चुअली क्या है, आपका एक तरह से कंप्लीटली नेचुरल हो गया ना, कि आपको ये रिवर बेड से मिल रहा है उस तरह का। चलिए और देखेंगे इरेगुलर या पार्शियली राउंडेड एग्रीगेट्स कुछ होते होंगे, ठीक है। दीज आर नेचुरली इरेगुलर और पार्टली शेप्ड बाय एट्रिशन। एट्रिशन जब भी बोल रहे हैं इसका मतलब आप समझिए कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं, प्रेशर की बात कर रहे हैं, वेदरिंग एक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रेशर हो गया, मतलब माने रॉक के ऊपर रॉक की बात करें, उससे ब्रेक होने की बात करें, प्रेशर की बात करें, सो दैट इज द एट्रिशन पार्ट, कि उससे हमारा रिडक्शन जब साइज का करते हैं ना, तो वो एट्रिशन में आ गया। तो उसके कारण क्या है, आपका जो पार्टिकल है, एग्रीगेट है, वो अलग अलग शेप साइज में आते हैं। तो दिस इज वन काइंड ऑफ शेप जो देखेंगे इरेगुलर। तो इरेगुलर शेप का अगर रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे इरेगुलर एग्रीगेट्स, राइट। तो इसमें क्या होता है, कुछ कुछ में राउंड मतलब थोड़ा बहुत होगा कि पार्टली राउंड करने मतलब कि कुछ भाग जो होगा उसका राउंडेड होगा और कुछ भाग जो होगा इरेगुलर होगा, ठीक है। कुछ भाग जो होगा उसका राउंडेड होगा मान लीजिए, और कुछ भाग इरेगुलर होगा। तो इस तरह कुछ एग्रीगेट मान लीजिए होगा। So example are pit sand and gravels, land and dung flints हो गया, cuboid rock
क्यूबाइड रॉक जो एग्रीगेट है वो हो गया, मतलब जो क्यूबिकल थोड़ा साइज होगा उसका, उस तरह का जो एग्रीगेट होगा, मैं दिखाऊंगा फिगर एक और है। तो ये चीज़ें हैं। तो इरेगुलर आएगा, तो ये बेस्ड ऑन शेप है, जिस तरह का शेप होगा उस तरह का उसको हम लोग एग्रीगेट बोल रहे हैं। उसके बाद देखिए एंगुलर कहने का मतलब क्या हुआ, तो देखिए एग्रीगेट विच आर पोजेसिंग वेल डिफाइंड एज, जिसका वेल डिफाइंड एज होता है, ठीक है, किनारा जो होता है वेल डिफाइंड किनारा हो, जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे कितना इसका वेल डिफाइंड किनारा एक तरह से दिखाया गया है। तो इस तरह का जो एग्रीगेट होगा उसको हम एंगुलर बोल रहे हैं। फॉर्म्ड एट द इंटरसेक्शन ऑफ रफली प्लेनर फेसेस आर एंगुलर एग्रीगेट्स, राइट। ये सब एंगुलर एग्रीगेट्स है। एग्जांपल जो है क्रस्ट रॉक्स ऑफ ऑल टाइप्स, मतलब जब आप रॉक को लेके आते हैं और इसको क्या करते हैं, क्रश करते हैं, ठीक है, और फिर सीव करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, कुछ एंगुलर एग्रीगेट्स वहाँ पे मिलेंगे। एंगुलर के अलावा आपको अलग अलग और मिलेंगे, आप देखिए आगे। तो एक और है दैट इज द फ्लैकी एंड एलोंगेटेड एग्रीगेट्स। तो जो फ्लैकी एग्रीगेट्स होता है उसका आप समझिए कि जो साइज होगा ना, थिकनेस होगा ना, वो काफ़ी आपको मिनिमम रहता है, थिकनेस बहुत कम रहता है। ठीक, ये देखिए फ्लैकी का, तो इसका थिकनेस बहुत ही कम है ना। तो जिसका थिकनेस बहुत कम होता है और उसको हम लोग जनरली बोलते हैं फ्लैकी। और मान लीजिए जो जो जिसका क्या होगा, लेंथ ज़्यादा हो, मतलब जो इस तरह का कुछ शेप का होगा, मान लीजिए इस तरह का, जो यहाँ देख पा रहे होंगे यहाँ पे भी, तो इस तरह का जो भी पार्टिकल्स होगा उसको हम लोग बोलेंगे एलोंगेटेड एग्रीगेट्स, राइट। सो एग्रीगेट्स आर टर्म्ड एज फ्लैकी व्हेन इट्स लिस्ट डायमेंशन, जैसे थिकनेस है लिस्ट उसका, इज लेस देन 3/5 टाइम्स इट्स मीन डायमेंशन। जो मीन डायमेंशन मतलब जब मान लीजिए इसको सीविंग करके मीन डायमेंशन निकालेंगे तो उससे कम हो, तो बेसिकली जो थिकनेस है वो मिनिमम होता है, कम होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग फ्लैकी। एक और है आपका एलोंगेटेड। इस केस में क्या होता है, जो ग्रेटर डायमेंशन का मतलब जो उसका लेंथ है, जो ये लेंथ की बात कर लीजिए आप, तो ये जो लेंथ होगा, ये जितना, ये क्या होगा, इसमें ज़्यादा रहता है। सो लेंथ इज ग्रेटर देन 9/5 टाइम्स इट्स मीन डायमेंशन। तो मीन डायमेंशन जब भी बोले आप समझिए कि हम लोग उसको सीव करके जब मीन निकालेंगे तब निकलेगा, राइट। ये उसका जो टेस्ट होता है ना एक मीन डायमेंशन निकालने का, वो करेंगे, वो चीज़ें हैं। द मीन डायमेंशन इज द एवरेज ऑफ द सीव साइज थ्रू विच पार्टिकल पास एंड रिटेन। तो उसका एवरेज निकाला जाता है, तो ये सीविंग मेथड से हमको मीन डायमेंशन मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे। तो लेमिनेटेड रॉक्स वगैरह देखिए, दीज आर द टाइप्स ऑफ फ्लैकी एग्रीगेट्स एंड ऑल, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। चलिए कुछ फिगर दिखाते हैं आपको। यहाँ देख लीजिए, इस तरह का जो भी एग्रीगेट आप कह रहे हैं दैट इज एंगुलर बोल रहे हैं। राउंडेड हो गया, मतलब राउंडेड क्या होगा, चारों तरफ से क्या होगा, उसका फेस थोड़ा सा ये रहेगा, थोड़ा शार्प रहेगा, मतलब कंप्लीट शार्प नहीं रहेगा। अब देखिएगा आप, थोड़ा बहुत अनइवननेस रहता है उसके सरफेस पे, बट वो राउंडेड है। कुछ फ्लैकी होगा जिसका थिकनेस बहुत कम होता है, एलोंगेटेड होगा जिसका कि थिकनेस रहता है लेकिन लंबाई ज़्यादा रहता है, ये जो लेंथ हो वो ज़्यादा रहेगा। फ्लैकी एंड एलोंगेटेड किसको बोलेंगे, जिसका थिकनेस भी कम है और लेंथ भी ज़्यादा है, उस तरह की चीज़ें। यहाँ देख लीजिए, ये हो गया आपको एलोंगेटेड पार्टिकल्स, ये हो गया फ्लैकी पार्टिकल, जिसको फ्लैट पार्टिकल्स बोल रहे हैं। फ्लैकी मतलब क्या हुआ, जो थिकनेस कम है, तो फ्लैट का मतलब भी वही होता है, थिकनेस कम है। एंगुलर में देखिए, दीज आर द एंगुलर काइंड ऑफ एग्रीगेट, दीज आर द राउंडेड काइंड ऑफ एग्रीगेट, ये भी आपने देखा होगा जैसे आपने बताया था अभी जस्ट। तो इस तरह की चीजें जो है राउंडेड में आती है, ठीक है, समझ में आया ये चीजें। यस सर। सर एक क्वेश्चन sir. पूछ, हाँ बोलिए। सर टाइप ऑफ एग्रीगेट सर हम सब दो टाइप से न बोलेंगे ना सर, फाइन और कोर्स एग्रीगेट। बेस्ड ऑन साइज, दैट इज बेस्ड ऑन साइज। ये क्या है, एक तरह का क्लासिफिकेशन तो नहीं कर सकते, यहाँ बहुत सारा वेरिएशन है ना क्या, इसलिए मान लीजिए साइज के हिसाब से क्लासिफिकेशन करेंगे तो दो बोलेंगे, फिर अगर आप शेप के हिसाब से करेंगे तो फिर आपको चार निकल के आ जाएंगे, है ना, इस तरह से। एक और क्लासिफिकेशन आपको मैं दिखा रहा हूँ कि जो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ देख पा रहे होंगे दैट इज द नॉर्मल वेट एग्रीगेट दिख रहा है आपको, नॉर्मल वेट एग्रीगेट। सो द कॉमनली वेट एग्रीगेट that is sand, gravel, crust rocks, granite, basalt, quartz, sandstone, limestone, etc., which have a specific gravity this, जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5 से लेके 2.7 के बीच में है। आप समझिए कि ये सब जो है आपको नॉर्मल वेट के एग्रीगेट है। ये सब जो प्रोड्यूस करेंगे कंक्रीट, उसका वेट जो होगा नॉर्मल होगा, मतलब जो कंक्रीट का यूनिट वेट होगा इस रेंज में होगा, जो कि नॉर्मल कंक्रीट का होता है, आपको मैं बता दूं, राइट।
जो प्लेन कंक्रीट होता है उसका 22 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब होता है, और जो आरसीसी होता है उसका 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। ये उसका यूनिट वेट होता है, डेंसिटी होता है, आप समझिए, जो आपका कंक्रीट है। तो उस तरह कंक्रीट तैयार करने के लिए हमको नॉर्मल वेट एग्रीगेट का यूज करना पड़ेगा। मीनिंग हुआ कि हमारा जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, जो डेंसिटी होता है, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है एक तरह का, अगर कहिए तो डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट अपॉन डेंसिटी ऑफ जो आप वाटर का लेंगे, ठीक है, तो उसका डेंसिटी हम लोग डिवाइड करके जो रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं, उस तरह की चीज़ें हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई यूनिट नहीं होता, ये भी आप जानते होंगे, पढ़े होंगे फिजिक्स में ये चीज़ें। पढ़ा है क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? पढ़े हैं सर, याद नहीं है। पढ़े हैं। ये क्या होता है, जो डेंसिटी का रेशियो है वो हो गया, राइट। तो जो रेफरेंस लेके चलिएगा, वाटर को ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो वाटर का रेफरेंस लीजिएगा तो वाटर का डेंसिटी जो होगा उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, जनरली आप देखते होंगे। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो जो है आप समझ लीजिए कि वो डायरेक्टली रिलेटेड टू डेंसिटी है। मतलब जितना ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा उतना ज़्यादा क्या डेंसिटी हो जाएगा, और उतना ज़्यादा जो वेट होगा हमारे कंक्रीट का होगा, जितना ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा। इसीलिए अगर मान लीजिए हमको हैवी वेट कंक्रीट करना है, जहाँ बहुत ज़्यादा वेट का कंक्रीटिंग हो रहा है, वहाँ पे समझिए कि एग्रीगेट का स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा दिख रहा होगा, ठीक है। जहाँ लाइट वेट करना है वहाँ समझिए कि हमको इसको और कम करना पड़ेगा, ये 1.2 पे लाना पड़ेगा, बिलो लाना पड़ेगा तो और लाइट होगा। तो इससे कम जाएंगे तो लाइट वेट बोलेंगे, इससे ऊपर जाएंगे तो अब हाई वेट बोलेंगे। यहीं से दो चीज़ आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ देखिए एक आ रहा है और हमारा जो यहाँ पे नॉर्मल वेट तो आप समझ लीजिए, और यही मोस्ट कॉमनली यूज होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है कि जितने भी एग्रीगेट हैं उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी रेंज है नॉर्मल वेट एग्रीगेट का, वो इस रेंज में आपको मिलेंगे। उसके बाद जो हैवी वेट एग्रीगेट होते हैं, सम हैवी वेट एंड हाई डेंसिटी एग्रीगेट सच एज बेराइट हो गया, इल्मेनाइट हो गया, लिमोनाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया। तो इस तरह की जो नाम है आप देख रहे हैं, ये काइंड ऑफ हैवी वेट एग्रीगेट्स हैं विच है स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होते हैं इसका इन द रेंज ऑफ 3.4 to 5.3 के रेंज में रहता है, ठीक है। सबका अपना अपना अलग अलग स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा, अलग अलग रहेगा, लेकिन इस क्या है आप देखिए इससे ऊपर है, मतलब ये हाई रहेगा, इसका डेंसिटी ज़्यादा रहेगा, प्लस ये जो होगा कंक्रीट का भी डेंसिटी बहुत ज़्यादा कर देगा, और उस कारण से कंक्रीट का वेट भी बढ़ जाएगा, राइट। तो ये कहेगा कि हैवी वेट कंक्रीट है। तो जहाँ हैवी वेट कंक्रीटिंग की बात कर रहे हैं वहाँ पे आपको जो है हाई वेट एग्रीगेट को यूज करना होता है। तो ये भी एक क्लासिफिकेशन है काइंड ऑफ, बट हमको सबसे ज़्यादा यूज इसका करना है जो आप देखेंगे। चलिए एक और टाइप देख लेते हैं जो कि इसमें है, दिस इज द लाइट वेट एग्रीगेट। तो लाइट वेट एग्रीगेट किसको बोलेंगे? वैसा एग्रीगेट जिसका यूनिट वेट मतलब इस रेंज में हो, मतलब इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी समझिए कि आपको 1.5 से बिलो ही समझिए, इस तरह का हो गया। तो उस तरह का है, आर यूज टू मैन्युफैक्चर द लाइट वेट कॉन्क्रीट एंड मेजनरी ब्लॉक्स। मतलब लाइट वेट जो भी ब्लॉक्स होते हैं ना, ब्लॉक्स होने मतलब क्या हुआ, जो छोटा छोटा चीज़ है, मान लीजिए आप बिल्डिंग ब्लॉक जैसे ब्रिक की बात करते हैं, ठीक है, उसी तरह से कंक्रीट का ब्लॉक्स बोलते हैं। कंक्रीट का ब्रिक बनाएंगे ना, उसको ब्लॉक्स बोलते हैं। तो जहाँ लाइट वेट कंक्रीट ब्लॉक्स की बात आएगी, इमेजिनरी ब्लॉक्स बनाने की बात आएगी, तो हम लोग क्या करेंगे कि मैन्युफैक्चर करेंगे किससे, लाइट वेट एग्रीगेट का यूज करके, ताकि हमारा जो सेल्फ वेट है वो घट जाए। तो जो बिल्डिंग आप बनाते हैं उसका सेल्फ वेट घट जाएगा, मतलब आप समझिए एक लोड है, सेल्फ वेट क्या, एक लोड है ना आपके स्ट्रक्चर का। जब ये स्ट्रक्चर बनाते हैं तो मान लीजिए आप छत बना रहे हैं, तो छत बना रहे हैं तो छत का जो लोड आएगा किस पे आएगा, छत का लोड आपके कॉलम्स पे आएगा, हो सकता है जो वॉल होगा उस पर भी आता होगा, जब आप जब उसका लोड बेयरिंग वॉल होगा तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये लोड जो है मान लीजिए घटेगा तो हमको तो फायदा होगा ना, कि लोड कम होगा तो हमको नीचे से स्ट्रेंथ भी कम देना होगा, तो हमको थोड़ा सा इकोनॉमी बढ़ेगा, पैसा कम लगेगा, वो चीज़ें। तो लाइट वेट कंक्रीटिंग का भी कहीं कहीं आपको यूज होता है, ठीक है। इन जनरल आपको मैंने बताया कि नॉर्मल वेट एग्रीगेट यूज करते हैं, बट इन स्पेशल केसेस वी कैन ऑल्सो यूज हैवी वेट एग्रीगेट और लाइट वेट एग्रीगेट। तो हैवी वेट में क्या होगा, हमारा जो सरफेस स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो ज़्यादा रहता है, यूनिट वेट ऑफ जो एग्रीगेट है वो ज़्यादा रहता है, इसीलिए हमारा जो कंक्रीट होगा वो भी ज़्यादा यूनिट वेट का रहता है। इन लाइट वेट एग्रीगेट क्या होता है कि इसका जो यूनिट वेट है वो कम होता है, जो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कम होता है, और इस कारण से इसका जो भी कंक्रीट बनेगा, जो भी कंक्रीट ब्लॉक बनेगा
वो जो होगा उसका जो सेल्फ वेट होगा वो कम होगा, ठीक। तो दिस एग्रीगेट कैन बी इधर नेचुरल, जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे डाइटोमाइट हो गया, प्यूमाइस हो गया, वॉल्केनिक सिंडर हो गया, एक्सेट्रा, और मैन्युफैक्चर्ड सच एज ब्लोटेड क्ले, सिंटर्ड फ्लाई एश, फोम्ड GBFS आपने देखा होगा। तो ये सब चीज़ें जो है लाइट वेट एग्रीगेट में आते हैं। तो लाइट वेट एग्रीगेट में मान लीजिए हम लोग आर्टिफिशियल चीज़ों को भी यूज कर सकते हैं, फ्लाई एश हो गया, स्लैग हो गया, तो इन चीज़ों को यूज कर सकते हैं, राइट। मतलब आप समझिए आपने फ्लाई एश को सीमेंट में भी यूज किया था, राइट। तो वो फ्लाई एश और ये फ्लाई एश में थोड़ा अंतर है। तो वो फ्लाई एश कौन सा था जो बहुत फाइन था, उसको हम लोग सीमेंट में यूज कर रहे हैं। अब मान लीजिए जो मोटा मोटा पार्टिकल होगा, जिसका साइज ज़्यादा होगा, जिसका साइज समझिए सैंड में आता होगा, जिसका एग्रीगेट में आता होगा, उसको हम लोग एग्रीगेट में यूज करते हैं। तो ये चीज़ें भी होती हैं। ओके, सो दीज आर बेसिकली क्लासिफिकेशन, जिसको अलग अलग आपने देखा होगा। और यहाँ पे देख लीजिए काफ़ी अच्छा सा एक फिगर दिख रहा है आपको, जिसका एज एक रिसर्च पेपर है, जो आर्टिकल है उससे लिया गया है। तो इसमें देखिए इस तरह का एंगुलर रहता है आपको शेप, ठीक है। क्यूबिकल हो गया, आपको एलोंगेटेड हो गया, क्योंकि जो ये लेंथ आप देखेंगे ये इसका ज़्यादा रहता है। फ्लैंकियन एलोंगेटेड कहने का मतलब क्या हुआ, इसका थिकनेस जो होगा कम होगा, ठीक, और इसका लंबाई भी है और थिकनेस भी इसका कम होगा। फ्लैंकी क्या होगा, सॉरी मैं फ्लैंकी बोल गया, फ्लैंकी होता है, नॉट फ्लैंकी। तो फ्लैकी की बात करेंगे तो इसका थिकनेस कम होता है, राइट, उसके बेसिस पे। इरेगुलर शेप का होगा उसको हम लोग बोलेंगे इरेगुलर। तो ये तरह के जो है क्लासिफिकेशन, ये तो आपने देखे होंगे शेप के बेस पे, ठीक है। तो आपने आज देखिए इस 4 तरह की जो भी क्लासिफिकेशन है, बेसिस है, उसके हिसाब से हमने अलग अलग एग्रीगेट को क्लासीफाई किया है। तो इन चीज़ों को आप लोग नोट कर लेंगे कॉपी में, ठीक है, थोड़ा बहुत इसको दिमाग में रखना है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ फाइन एग्रीगेट, प्रॉपर्टीज ऑफ कोर्स एग्रीगेट, और उसके जो टेस्ट होते हैं कैसे निकालते हैं हम लोग, वो देखेंगे, राइट। तो आपको ये चीज़ें अभी जो आज मैंने बताई है एक इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसको आप लोग एक बार देख लेंगे, और हम लोग नेक्स्ट क्लास से जो है चलेंगे, और हम लोग नेक्स्ट क्लास से देखेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या है एग्रीगेट की, राइट, उस पर हम लोग चलेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन, और आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और आप लोग खुद से भी थोड़ा पढ़िएगा, राइट। सर इसमें एंगुलर टाइप का ही ज्यादा न होता होगा यूज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। हाँ हाँ बिल्कुल, उसमें ज़्यादा। अब देखो, अब मान लो ऐसा तो हम डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कि सिर्फ एंगुलर होता होगा, है ना। मिक्सचर, दिस इज द जी। मिक्सचर ऑफ एग्रीगेट। तो हर स्टेप साइज के एग्रीगेट उसमें होंगे ही होंगे ऑलमोस्ट, है ना। कुछ राउंडेड आपको दिखेंगे, कुछ क्यूबिकल लेकिन दिखेंगे। मैक्सिमम सर। हाँ, तो एंगुलर एंगुलर को बोला जाएगा कि हाँ, आप जब आगे जाके पढ़िएगा, प्रॉपर्टीज पढ़िएगा, तो आपको समझ में आएगा, अच्छा हमें राउंडेड राउंडेड एग्रीगेट नहीं चाहिए, राउंडेड एग्रीगेट होने से हमारा क्या दिक्कत आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ अब आपको दिमाग में आएगा धीरे धीरे। इसलिए मैंने शेप साइज अभी आपको बता दिए, ताकि मानिए वहाँ चल के हम बोलेंगे कि एंगुलर ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, राउंडेड ठीक नहीं है, तो आप कहिएगा राउंडेड क्या होता है, एंगुलर क्या होता है, तो वो चीज़ें ना हो। तो इसलिए ये चीज़ यहाँ पे क्लियर कर लीजिए, ये चीज़ें आप लोग थोड़ा याद कर लीजिए, समझ लीजिए। और अगर मान लीजिए किसी को प्रैक्टिकल करना है, जाके आसपास में देखिए गिट्टी है, गिट्टी का शेप साइज मिला के देख लीजिए आप लोग कि हाँ रेगुलर है क्या, ये क्यूबिकल है क्या। किसी के पास ऐसा है तो हमको भेजिए आप लोग। गिट्टी को ले लीजिए एक पेपर पे, व्हाइट पेपर पे, और उसको बिठा के हमको नोट करके बताइए कि ये एंगुलर है, ये क्यूबिकल मिला हमको, ये एलोंगेटेड मिला, ये फ्लैकी मिला, ठीक है, इरेगुलर मिला, फ्लैकिन एलोंगेटेड मिला। तो इस तरह का आप हमको एक बना के दे सकते हैं, एक छोटा सा टास्क आप लोग कर सकते हैं, राइट। जिसके पास है गिट्टी समझिए करके देखिएगा, ठीक। ओके जी सर देखेंगे। ओके ओके, एक्सक्यूज सर, हाँ बोलिए। सर रेलवे में जो स्टोन यूज होता है सर, वो स्टोन कौन सा होता है? ट्रैक के बीच में दिया जाता है, ठीक है। देखिए जो वहाँ पे क्या है, आपको वहाँ भी एग्रीगेट बोल्डर्स उसको बोलते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स यूज होते हैं, प्लस उसका क्रशिंग स्ट्रेंथ, और ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होना चाहिए। और ग्रेनाइट बेस्ड का जो भी है ना, इग्निशियस रॉक का जो भी ओरिजिन है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, आपको मैं बता दूँ। क्योंकि जो सेडिमेंट्री रॉक की बात करें, मेटामॉर्फिक रॉक की बात करें, तो वो क्या है, वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कम है आपको देन इग्निशियस। तो इग्निशियस ओरिजिन का जो रॉक होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो सबसे ज़्यादा बेस्ट जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होगा, समझिए वहाँ पे रेलवे ट्रैक पे यूज होता होगा, है ना। उसके लिए अलग अलग गाइडलाइंस है, उसके लिए IRC, इंडियन रेलवे काउंसिल का वहाँ पे क्या है, कोड बना हुआ है, उसके हिसाब से जो है वहाँ पे दिया जाता है, समझ में आया, उसके हिसाब से वहाँ पे यूज किया जाता है। तो बेस्ड ऑन दैट स्टैंडर्ड, ठीक है। यस।
तो वो आएगा धीरे धीरे, अभी बहुत कुछ आएगा।